हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज आईएफआरएस, जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद आया था। और जब आया था ये बहुत फेमस हुआ था कि कुछ एक नया आया है, आईएफआरएस आया, आईएफआरएस आया। लोग डरते थे क्या है आईएफआरएस, लेकिन रियलिटी में आईएफआरएस कुछ नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जस्ट एक मॉडिफिकेशन है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लासेस में वो क्या है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट पिछला वीडियोस नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियोस देख ले ताकि उसको बेटर समझ में आए। अपना यूनिट 1 ऑलरेडी कवर्ड है, सारा का सारा वीडियोस यूनिट 1 का अपलोडेड है और अपना यूनिट 2 यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो सीरियली वीडियोस करोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको भी तुम ज्वाइन कर लेना। उसमें टाइमली अपडेट्स मिलते रहते हैं, प्लस तुम अपने डाउट्स भी उसमें फ्री पूछ सकते हो आराम से। और जो भी पीडीएफ होता है वो भी वहाँ पर धीरे धीरे आता रहता है। ठीक है, प्लस एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑल वो सब भी उसमें बताया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकॉज हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग अपना फीडबैक दे सके कि ये जो हम फ्री में उनको पढ़ा रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ कैसा लग रहा है। हम भी तो जानना चाहते हैं ना, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, फ्री में पढ़ा रहे हो, तुम भी कम से कम इतना तो बता सकते हो कमेंट में कि कैसा लग रहा है तुमको, वीडियो पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चैनल कैसा लग रहा है। कम से कम ये कमेंट करके हम लोगों को बताते रहना ताकि हम लोग थोड़ा थोड़ा और अपने आप को सुधार सकें। ठीक है, चलो तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक। नाम है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, देखना हाइलाइटर ले लेता हूं मैं, देखना नेक्स्ट। देखना, ग्लोबलाइजेशन तो पता है, इंटीग्रेशन ऑफ आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, पढ़े होगे ग्लोबलाइजेशन। Globalization integrates the national economies into the international economy through trade, foreign direct investments, capital flow, etc. In the age of globalization and technology, enterprises are carrying on business worldwide. आज हम अपना बिजनेस जो है पूरे देश विदेश में कर रहे हैं, हम लोग अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम पहले पढ़े हैं अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यूनिट 1 में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, thus business enterprise around the world should not be speaking different languages while sharing financial information। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है कि क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है, अब अलग अलग लैंग्वेज होगा अलग अलग देशों में, तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है। आज हम यहाँ से चाइना चले गए, आंग चूंग चांग चूंग करेंगे वहां पर, तो हम लोगों को समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि हम अपना हिंदी इंग्लिश जानते हैं, वो थोड़ी हम चाइना का भाषा जानते हैं, चाइनीज, है ना। तो वहां पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, हमको एक मीडिएटर चाहिए होता है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक उसी तरह अगर अकाउंटिंग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटिंग, और अगर सारे देशों में अकाउंटिंग अलग अलग होगा, इंडिया में अलग अकाउंटिंग हो रहा है, कहीं फॉरेन कंट्रीज में अलग अकाउंटिंग किया जा रहा है, तो ये अकाउंटिंग को हम आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों का लैंग्वेज ही अलग अलग है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हमको रियल लाइफ में प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज को लेकर, वैसे ही अकाउंटिंग भी अगर अलग अलग होगा तो अकाउंटिंग को भी कंपेयर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। इसीलिए आईएफआरएस क्या है, ये एक स्टैंडर्ड बना रहा है किस चीज का, अकाउंटिंग के रिलेटेड, ताकि देश विदेश में सब तरफ एक ही रूल फॉलो हो अकाउंट्स बनाते वक्त। ठीक है, thus business enterprise around the world should not be speaking different languages while sharing financial information. Therefore there is a need of, इसीलिए जरूरत है, there is a need of single set of accounting standards that can unify the accounting practices worldwide। मतलब पूरे देश विदेश में जो अकाउंटिंग हो रहा है वो सेम हो सके, उसके लिए हमको एक कॉमन स्टैंडर्ड लाने का जरूरत है। It is difficult to understand and compare worldwide financial informations without a common set of accounting and financial reporting standards. The use of single set of high quality accounting standards would facilitate investment and other economic decisions across borders, increase market efficiency,
एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब क्या होगा, अगर सेम अकाउंटिंग है हर जगह, तो यहाँ का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हम दूसरे देशों के साथ कंपेयर कर सकते हैं उसको, तो उससे क्या होगा, फॉरेन से भी पैसा इन्वेस्ट होगा अदर कंट्रीज के अंदर। ठीक है, 10 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग पहले पढ़े थे IAS, ठीक है, वे डेवलप्ड विच इज बीइंग विड्रॉन और सस्पेंडेड बाय, फिर एक नया बना था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। ठीक है, तो ये IASB का बोर्ड को हटा के रिप्लेस किया गया था ये IFRS वाला बोर्ड से। ठीक है, देखना, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी IASC established in 1973 was replaced by International Accounting Standard Board in the year 2001। तो चेंज हो गया था, पहले तो IASB था और बाद में ये हो गया IASB। ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा क्या चेंज है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी की जगह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो गया था। C की जगह देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, यहाँ पे कमिटी है, बोर्ड है। विच नाउ इश्यूज, इनका काम क्या था, IFRS देना, विच नाउ इश्यूज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IASB initially adopted the accounting standard issued by IASC to be replaced by IFRS upon their issuance। तो पहले तो एक बार जो पुराना वाला AS था उसको हम लोग कॉपी कर लिए, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको चेंज किए, IFRS बनाए। तो बेसिकली IFRS बना कहाँ से है, AS से ही बना है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत कुछ सिमिलर है, क्योंकि अल्टीमेटली IFRS बना है AS से। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड setting adopted the accounting standard issued by IASC to be replaced upon their issuance। तो ये तो ठीक है, अच्छा ये लाइन था, सॉरी। The objective behind setting up the IASC and later IASB was to develop accounting standards that would be acceptable worldwide। तो पर्पज ही हमारा ये है कि हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने पूरे देश विदेश में एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, बाकी तो आसान है ये। IFRS का मीनिंग देखते हैं, देखना, IFRS आर अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप बाय, जो न्यू बोर्ड था IASB, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। The standard issued by IASB are based on sound and clear stated principles. Therefore, IFRS are referred to as principle-based accounting standards। तो sound and clear stated principles का मतलब है इसमें जो भी लिखा गया है सबके पीछे एक परफेक्ट लॉजिक के साथ वो चीज को लिखा गया है। ठीक है, These constraints are set of standards. This contrasts with a set of standards like Indian accounting standards which contain significantly more application guidance। तो बोला कि ये बहुत अलग है इससे, जो इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आगे चल के हम पढ़ेंगे इंड AS जिसको बोलते हैं, तो उससे काफी अलग है, क्योंकि वहां पर क्या है, इंड AS में कैसे अप्लाई किया जाएगा खाली वो सब दिया हुआ है, एप्लीकेशन ज्यादा दिया हुआ है, और IFRS में रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, The standards are often referred to as rule-based accounting standards। ठीक है, नेक्स्ट assumption, इसमें से कुछ है जो हम बहुत पहले से पढ़ के आए हैं। ठीक है, जैसे कि एक्रूअल, यूनिट 1 में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। व्हाट इज एक्रूअल? एक्रूअल का मतलब था ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू। जब ड्यू हो गया तब कैश मिले या नहीं मिले, कैश पे किए हैं या नहीं पे किए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गोइंग कंसर्न, याद है गोइंग कंसर्न पढ़ा हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन आज अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि वो इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू करेगा। ठीक है, मेजरिंग यूनिट, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें देख लेते हैं। मेजरिंग यूनिट फॉर वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इज द करंट परचेसिंग पावर। इट में ऐसे शुड बी रिप्लेस्ड एट करंट, दैट इज फेयर वैल्यू। ये बहुत बड़ा बात बोल दिया। अभी तक हम जो पढ़ते थे अकाउंटिंग के अंदर, उसमें था कि एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन IFRS में ये चीज थोड़ा सा अलग है, ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग के ऊपर है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का मतलब है अगर एसेट का भी मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है
तो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट का वैल्यू को भी चेंज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। एएस में या पुराना जो अपना अकाउंटिंग था उसके अंदर क्या था कि एसेट को जितना में खरीदे उसको उतना में ही रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू चेंज हो तो भी हम एसेट के वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। वो था कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते थे। लेकिन यहाँ पर ये फेयर वैल्यू अकाउंटिंग की तरफ गया है, जो कि एक बहुत वेलकम स्टेप है, जो कि और फॉरेन कंट्रीज में फेयर वैल्यू अकाउंटिंग को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, कांस्टेंट परचेसिंग पावर assumption. Constant purchasing power means value of capital be adjusted to inflation in the economy at the end of financial year. तो ये इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करता है, इन्फ्लेशन को भी देखता है काउंटिंग करते वक्त, जो कि बहुत बड़ा ये चीज है, क्योंकि पहले अकाउंट्स के अंदर इन्फ्लेशन का कोई जगह नहीं था, लेकिन ये इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करता है। और इन्फ्लेशन अकाउंटिंग भी एक अलग से नया ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये डेवलपमेंट है अकाउंटिंग के अंदर, जिसके भी अभी भी कुछ रिसर्च चल रहे हैं, धीरे धीरे वो और डेवलप होगा। ठीक है, तो आईएफआरएस ही फ्यूचर है, एएस तो आउटडेटेड हो गया, अब आईएफआरएस ही फ्यूचर है ना। नेक्स्ट, आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे दिखता है। ठीक है, बहुत इजी है ये, ऑलमोस्ट जो हम लोग बनाते थे वही है। सबसे पहला है फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम बनाते नहीं थे बैलेंस शीट, वही है। यहाँ पर भी क्या क्या रहता है उसके अंदर, एसेट, लाइबिलिटी और इक्विटी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल। ठीक है, तो पहला हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट, उसके अंदर तो सेम है जैसे बैलेंस शीट था वैसा ही बनता है। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा रेवेन्यू और एक्सपेंस वाला, इसको पीएल बनाते थे हम लोग, याद है, जिसके अंदर हम सारा इनकम लिखते थे और सारा एक्सपेंस लिखते थे। बस वही है, यहाँ पर भी सारा रेवेन्यू लिखा जाता है और सारा खर्चा लिखा जाता है, इसको बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। इट इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और क्या बनता है भाई, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये नया है, ये तुम नहीं सुने होगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। इसका मतलब है, इक्विटी का मतलब हो गया तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड जिसको बोलते हैं, या तुम अगर इजी लैंग्वेज में समझोगे तो कैपिटल जिसको बोलते हैं, मालिक का जो पैसा है। ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आया, मतलब अगर मालिक विड्रॉ किया है, एडिशनल कैपिटल लाया है, प्रॉफिट हुआ, लॉसेस हुआ, ये सबसे कैपिटल चेंज होगा, इक्विटी चेंज होगा, और उसके हिसाब से हमको कंपेयर करना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल में जो हमारा इक्विटी है वो चेंज हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, या फिर कभी कभी अगर डिक्रीज हो रहा है तो कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, क्या किस किस चीज का कंपैरिजन है, ये है प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर। तो हमको करेंट ईयर में देखना है कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इक्विटी में इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो तुम जानते ही हो क्या होता है, क्लास 12 में तो अकाउंटिंग भी किए होगे कैश फ्लो का। और जो बच्चा नहीं जानता है या साइंस बैकग्राउंड से भी हैं कुछ लोग, तो कैश फ्लो का मतलब कुछ नहीं है, कैश अकाउंट जो एक था, याद है, लेजर वाला कैश अकाउंट, जिसमें हम क्या करते थे, जहां जहां से भी पैसा आया या जहां जहां भी पैसा खर्चा हुआ, पैसा पे किए, हम उसको रिकॉर्ड करते थे। तो कैश फ्लो भी वही है, कहाँ कहाँ से कैश इनफ्लो हुआ और कहाँ कहाँ कैश आउटफ्लो हुआ, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट वन, नोट्स एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब जितना भी नोट्स टू अकाउंट्स है, जो भी हम डिस्क्लोजर्स देना चाहते हैं, प्लस जो भी हम सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो कर रहे हैं, वो सबको भी डिस्क्लोज करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इंडिया एंड आईएफआरएस। अब इंडिया का क्या फ्यूचर है आईएफआरएस को लेकर, या आईएफआरएस का क्या एडेप्टेशन है इंडिया में। ठीक है, देखते हैं। इंडिया हैज टू ऑप्शंस, इधर टू अडॉप्ट आईएफआरएस, या तो हम आईएफआरएस को मान लें, लेकिन हम इंडियन, हम थोड़ी किसी का एग्जैक्ट मान लेंगे, हम अपना बनाएंगे। और हम अपना कैसे बनाते हैं, फिर इंडिया में अपना कैसे बनाया जाता है, जैसे वो जो चाइना वाला फोन वोन चाइना वाले बनाते हैं, चाइना वाले रिसर्च कर रहे हैं कैसे बनेगा कैसे बनेगा, दिन भर लगे हुए कैसे बनेगा। चाइना वाले बना रहे हैं, इंडिया वाले खरीद के ला रहे हैं, खोल रहे हैं, देख ले रहे हैं क्या क्या कैसे होगा, और फट से बना दे रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा। तो वैसे ही इंडिया में क्या है, कॉपी कर लो, कहीं से कॉपी कर लो,
रिसर्च नहीं करना हमको, हम कहीं से ले आए, कहीं से कोई तो किया होगा, वहां से ले आए। प्रोजेक्ट कैसे करते हो कैसे करते हैं प्रोजेक्ट हम लोग? एक प्रोजेक्ट मिला, हम जाके गूगल में सर्च मारते, कोई तो किया होगा दुनिया में आज तक, अपलोड तो किया ही होगा, ले आओ वहां से, नाम वाम चेंज करो, दे दो। ये लोग भी ऐसे ही किए। ये लोग क्या किए, IFRS को अडॉप्ट कर लो बोला इंटरनेशनल बोर्ड, बोले हम नहीं मानते IFRS, हम अपना बनाएंगे। तो बोले तुम अपना कैसे बनाओगे, लाओ दिखाओ, तुम्हारा दिखाओ। देखिए इसमें इंडिया इंडिया लिख दिए, हाँ चलो बन गया हमारा इसका नाम क्या है, इंड AS है ना, जो आगे आएगा इंड AS। इंड AS क्या है, IFRS को लाए, चेंजेस किए थोड़ा थोड़ा इंडिया के हिसाब से, थोड़ा मिर्ची मसाला डाले इंडिया का, बन गया इंड AS, है ना। देखना, इंडिया हैज टू ऑप्शंस, इधर टू अडैप्ट IFRS एज दे आर और कन्वर्ज द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन लाइन विद द IFRS। बोला कि इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बदल दो IFRS के हिसाब से। हम बदलते क्या, हम तो IFRS ले आए, इंडिया इंडिया लगाकर लिख दिए उसको, है ना। It decided to converge its accounting standards with IFRS. The converged accounting standards, titled Ind AS, have been discussed and notified. तो बोल रहा है कि अब IFRS के जगह, हम तो IFRS को माने नहीं, हमारा AS हो गया आउटडेटेड, अब करें क्या? तो हम क्या किए, इंडिया का AS बना दिए, नाम दे दिए इंड AS। और ये इंड AS कहाँ से लाए हम लोग, IFRS को कॉपी करके लेकर आए हैं हम। रियलिटी है कि हम लोग कॉपी किए हैं, ठीक है। चलो, तो IFRS में रुकेंगे हम लोग, आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इंड AS हम लोग समझेंगे कि इंड AS क्या है, और एक नया डेवलपमेंट है XBRL का, वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलो, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू।